के युद्ध में कूद गए। आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें। ओवैसी जिस वक्त यूपी में पहुंचे, बहराइच में उन्होंने दफ्तर का उद्घाटन किया। क्या ओवैसी की एंट्री से यूपी में कुछ बदलेगा? देखिए जरा तस्वीरें। ओवैसी जब पहुंचे, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें हम दिखाएं। ओवैसी पहुंचे बहराइच और आवाज के साथ सुनाए। ओवैसी जब बहराइच पहुंचे, देखिए जरा बहराइच की तस्वीरें, सुनिए जरा। इसका एम्बियंस अगर हम बढ़ा सकें जल्दी से। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, देखिए जरा मजार पे भी पहुंचे ओवैसी, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ओवैसी को देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भारी जमावड़ा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओवैसी की एक झलक पाने के लिए ये क्रेज था। उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनवाऊंगा भी आपको कि ओवैसी यूपी में तो लैंड कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के बारे में क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन देखिए जरा ओवैसी जब बहराइच पहुंचे तो उनका किस तरह से स्वागत हुआ। भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, उनसे मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये तस्वीरें देखकर अखिलेश यादव और मायावती जरूर परेशान हो रहे होंगे। उन्हें डर होगा कि उनका वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए। देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी के नाम के नारे लग रहे हैं, सुनाए जरा। ये देखिए ओवैसी को देखकर सेल्फी लेने वालों की लाइन लग गई यूपी में। अभी आज ही पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी यूपी। ये देखिए ये भीड़ ओवैसी को सुनने के लिए पहुंची थी। ओवैसी ने यहां लोगों को संबोधित किया। ये तस्वीरें सबसे ज्यादा परेशान करेंगी अखिलेश यादव को, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने यलगार कर दिया है यूपी चुनाव का। आइए अब आपको दिखाते हैं। लेकिन ओवैसी जब यूपी में पहुंचे तो ओवैसी बाकायदा प्लान के साथ पहुंचे। सबसे पहले राजभर से मुलाकात की, आपको दिखाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप देख रहे हैं। ओपी राजभर से असदुद्दीन ओवैसी मिले, यानी वो राजभर के साथ गठबंधन करके योगी को हराने का A to Z प्लान तैयार किया है। देखिए जरा वो प्लान क्या है। फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। योगी के गढ़ में ओवैसी की दस्तक। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते भूल जाएंगे वो। योगी ने स्वीकारी ओवैसी की चुनौती। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के इस चैलेंज को स्वीकार करती है। ओवैसी के निशाने पर अखिलेश क्यों? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। क्या यूपी में चलेगा ओवैसी का बिहार फॉर्मूला? यूपी में योगी से लड़ने के लिए हैदराबाद के भाईजान उत्तर प्रदेश में लैंड कर चुके हैं। तो यूपी चुनाव में एक तरफ योगी होंगे और दूसरी तरफ अखिलेश से लेकर मायावती, प्रियंका से लेकर असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने यूपी के मैदान में उतरते ही राजभर के रूप में साथी भी खोज लिया है। ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। 403 सीटों पर चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे। ओवैसी का सीधा टारगेट अखिलेश माया का मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए यूपी में मुसलमान चेहरे को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने की सीधी चुनौती अखिलेश को देती है। हर जहां, हर स्टेट में डिप्टी सीएम मुसलमान बनाया जाएगा। बिना बनाए आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद आज पहली बार असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। लखनऊ में राजभर से मुलाकात के बाद ओवैसी के बहराइच दौरे ने
विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों उत्तर प्रदेश के लोगों के मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत और धर्मगत राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अब यम वाइज समीकरण जो ओवैसी साहब बात कर रहे हैं कि मोदी योगी समीकरण, तो ये सत्य है। दरअसल यूपी में चुनाव से पहले ओवैसी और राजभर का गठबंधन छोटे दलों के साथ मिलकर मजबूत विकल्प बनने की कोशिश में जुटा है, जिससे उत्तर प्रदेश का महामुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि प्रतिनिधित्व एक मुसलमान करेगा? अपना भाई देखिए, अभी तो शादी हुई है, जब बच्चा होगा नाम क्या रखना पूछ लेंगे आप। आइए अब आपको बताते हैं, दरअसल ये पूरा खेल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का है। ओवैसी बेशक लाख कहें कि अब MY फैक्टर नहीं चलेगा, अब A to Z चलेगा, लेकिन नजर सिर्फ M पर है। उत्तर प्रदेश में आपको सरल और सीधी भाषा में समझाएं, 19% मुस्लिम वोटर है, 19%। 10% यादव वोटर है, यानी पहली नजर अखिलेश यादव पर है, पहला निशाना ओवैसी का अखिलेश पर है। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं, 19% मुस्लिम वोटर, 10% यादव वोटर, और अखिलेश को 2017 में मिले 22% वोट। अगर मोटा मोटा इसे ऐसा ही देख ले तो अखिलेश को अगर 10% यादव वोट मिला तो लगभग 10% से ज्यादा वोट मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला। और आपको बताएं, 403 उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से 135 सीटों पर मुस्लिम वोट बेहद निर्णायक है। 70 सीटों पर हालत यह है कि 20 से 30% आबादी मुसलमानों की है। मुलायम से लेकर अखिलेश तक इन्हीं मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे कुर्सी हासिल कर चुके हैं। 2017 के नतीजे मैंने आपको दिखा दिए। 2017 चुनाव में अखिलेश को 22% वोट से कुछ कम वोट मिले थे, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का था। आइए अब अगला निशाना जो होगा ओवैसी का, वो होंगी मायावती। ओवैसी की नजर दलित वोटर पर है, इसलिए वो सीधे सीधे मायावती को निशाने पर लेने से परहेज करेंगे। मायावती भी दलित और मुस्लिम वोटों के जरिए लखनऊ की लड़ाई जीत चुकी हैं। दलित वोट बैंक उनका कोर वोटर माना जाता है, जाटव खासतौर पे, जबकि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिलते रहे हैं। 2017 की शक्लो सूरत देखिए जरा, मायावती को 22% से ज्यादा वोट मिले थे, 19% मुस्लिम वोटर है और 21% दलित वोटर। जाटव वोट अगर माया को मिला तो मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मायावती को मिला था, क्योंकि इस दलित वोट बैंक 21% इस दलित वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई थी, इसलिए मायावती भी अगला निशाना होंगी ओवैसी का। इसके अलावा ओवैसी के अगले टारगेट पर होगी कांग्रेस। कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का सहारा है। सवर्ण जाति के कुछ वोट के साथ मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को मिलते रहे। 2017 में कांग्रेस को 6% वोट हासिल हुए थे, जब पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह है यूपी की असली स्थिति। आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। जरा सुनिए यूपी के मुसलमान क्या कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे क्या, सुनिए जरा। यूपी में आप किसको पसंद करते हैं, अखिलेश, मायावती, योगी या ओवैसी? जी अखिलेश यादव सपा। मैं अखिलेश को पसंद करता हूँ, उनके काम पे विकास हुआ 108 और विकास बहुत हुआ और बिजनेसमैन भी बहुत। अखिलेश को पसंद करता हूँ, क्यों? इस वजह से कि वही बीजेपी से टक्कर लेने वाली है, और बाकी अगर ओवैसी की बात की जाए तो उन्होंने बिहार हरवा दिया, बंगाल वालों ने समझदारी से काम लिया, इस वजह से वहाँ बीजेपी हार गई और वो ममता जी जीत गए। तो यहाँ पर भी हम लोग सपा को जिताना चाहते हैं। यूपी में कौन सी सरकार पसंद करना चाहते हैं, अखिलेश, मायावती, ओवैसी, योगी? अखिलेश। तो योगी के खिलाफ A to Z प्लान भले ही असदुद्दीन ओवैसी ने बना लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंटर प्लान तैयार कर लिया। मोदी की चाल और योगी की सत्ता, क्या है वो काउंटर प्लान, ये आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई टीम बनाई है, उस टीम में छिपा है वो काउंटर प्लान। आइए आपको बताते हैं क्या है वो आखिर प्लान, क्या है वो रणनीति। टीम मोदी में छिपी है 2022 जीत की रणनीति। 2022 के यूपी चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम में यूपी को सबसे ज्यादा जगह दी है। टीम मोदी में 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में सबसे पहले खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, यानी यूपी से सांसद है पीएम मोदी। राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, यानी यूपी से राजनाथ सिंह टीम मोदी में है। वीके सिंह सांसद हैं गाजियाबाद से, टीम मोदी में शामिल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, टीम मोदी में है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से सांसद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम में है। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। ये वो मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की टीम में है और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। संजीव बालियान जो कि मंत्री हैं और सांसद हैं मुजफ्फरनगर से। अनुप्रिया पटेल की बात करूं, संजीव बालियान मैं आपको दिखा रहा हूं, मुजफ्फरनगर से सांसद है और मंत्री है। अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद हैं मिर्जापुर से। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि सांसद है फतेहपुर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में है, मंत्री हैं। कौशल किशोर सांसद है मोहनलालगंज से। 15 मंत्री प्रधानमंत्री की टीम में उत्तर प्रदेश से है, यही है 2022 का प्लान। अजय मिश्रा टेनी जो कि सांसद हैं लखीमपुर खीरी से। एसपी सिंह बघेल सांसद हैं आगरा से। भानु प्रताप वर्मा जो कि सांसद हैं जालौन से और पंकज चौधरी सांसद हैं महाराजगंज से। बनवारी लाल वर्मा राज्यसभा सांसद है यूपी से। ये बताने का मकसद आपको मायने ये है कि प्रधानमंत्री की जो टीम है, इस टीम में जो चेहरे हैं उनमें 15 खुद प्रधानमंत्री को मिलाकर 16 चेहरे यूपी से आते हैं। यही यूपी की जीत का मंत्र है। और ये देखिए, अनुप्रिया पटेल ने आज अपना पदभार संभाला, मंत्रालय संभाला, यूपी से आती हैं, अपना दल से है। अनुप्रिया पटेल के अलावा दूसरे मैं दिखाऊं अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार को मैं दिखाने जा रहा हूं। अजय कुमार भी यूपी से आते हैं और उन्होंने भी आज मंत्रालय संभाल लिया है। तो यूपी की जीत का फॉर्मूला, काउंटर फॉर्मूला मैं कहूं ओवैसी के अलावा, तो वो ये फॉर्मूला होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कहां से मंत्री है। जरा नक्शे में मैं आपको दिखाता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश से कैसे टीम मोदी तैयार हुई है। देखिए जरा, गाजियाबाद से वीके सिंह, राजनाथ सिंह लखनऊ से, मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से, बनवारी लाल बदायूं से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, एसपी सिंह बघेल आगरा, भानु प्रताप वर्मा जालौन, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, प्रधानमंत्री वाराणसी, पंकज चौधरी महाराजगंज, कौशल किशोर मोहनलालगंज और अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी। देखिए जरा फुल स्क्रीन अगर मैं इसको दिखाऊं, ये देखिए एक बार, ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में कौन कहां से मंत्री है। पूरा यूपी इसमें समाया हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश इसमें आपको नजर आ जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी काउंटर प्लान तैयार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री पद की शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब दरबार हॉल में खड़े होकर शपथ ले रहे थे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान हो रही थी। राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ गई थी। सिंधिया की उड़ान ने राहुल गांधी को बेचैन और परेशान कर दिया था, क्योंकि सिंधिया को जैसे ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, सिंधिया ने जैसे ही शपथ ली, उसके बाद कांग्रेस ने फौरन ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कांग्रेस परेशान हो गई। कांग्रेस ने सिंधिया के शपथ लेने के बाद क्या ट्वीट किया? बिके हुए महाराज, बिकने को तैयार महाराजा एयरलाइन संभालेंगे। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है, उस पर यह हमला किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस में और राहुल गांधी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है इस ट्वीट के जरिए। ये मैं ऐसे ही नहीं दिखा रहा हूं, ये ट्वीट तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के शपथ लेने के बाद किया है। लेकिन आपको सुनवाते हैं, राहुल गांधी भी इसी तरह बौखला गए थे उस दौर में। आपको याद होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, राहुल गांधी ने कहा था सिंधिया जा जरूर रहे लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। अब शपथ लेने के बाद राहुल के पास जवाब नहीं है। सुनिए जरा राहुल का वो बयान। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया।
और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना। तो आपने सुना राहुल गांधी को। आइए अब आपको सुनवाते हैं हम। राहुल गांधी बेशक ये बात कह रहे हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहुंचे, देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे बैठे हुए थे। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सिंधिया इस कतार में देखिए सबसे आगे बैठे हुए हैं। ये है, अगर राहुल गांधी को ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी को लग रहा है अगर कि सम्मान नहीं मिलता तो ये तस्वीर वो देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने आवास पर बुलाया तो सबसे आगे सिंधिया बैठे थे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं अगर मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहली पंक्ति में, पहली कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिली। ये तस्वीरें बेशक कांग्रेस पार्टी बखूबी देखकर समझ रही होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में भी शामिल किया है और सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली पंक्ति में जगह दी है। यह बताता है कि वाकई सम्मान मिल रहा है। इतना ही नहीं, आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। और इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उठकर पहुंचे। ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नजदीक खड़े होकर उनसे बात की, लंबी बातचीत अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। ये राहुल गांधी को बड़ा जवाब है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी में है उसी का भविष्य है राजनीतिक। हकीकत यह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार उस दौर में राहुल गांधी पर किया था कि राहुल गांधी को जब फैसला लेना चाहिए तब उन्होंने फैसला नहीं लिया। जरा सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री बनने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। और आइए अब आपको बताते हैं, जिस पद पर सिंधिया हैं, सिंधिया के पिता भी इसी मंत्रालय में थे, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्री का पदभार वो कल से संभालेंगे, दफ्तर जाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो मंत्रालय मिला है, 30 साल पहले उनके पिता के पास भी यही मंत्रालय था। उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। 1991 के दौरान जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। हालांकि साल भर के बाद ही रूसी विमान दुर्घटना के बाद माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी और अब 30 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पिता की तरह ही उड्डयन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ज्योतिरादित्य और उनके पिता के बीच एक बात और खास है कि दोनों उड्डयन मंत्रालय संभालने से पहले केंद्रीय मंत्री रहे थे। माधवराव सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालने से पहले राजीव गांधी सरकार में रेल मंत्री रह चुके थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सरकार में संचार और आईटी मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि 11 मार्च को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ा था तो मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया था। कमलनाथ की सरकार जो सत्ता में थी वो जमीन पर आ गई थी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नई सरकार बनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो उनके साथ ही 20 से ज्यादा विधायक भी आए थे, जिसकी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई। जब से सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से कांग्रेसी लगातार सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। लगातार बयानबाजी हो रही है, बीजेपी में सिंधिया को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें देखने के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
देखिए इस तस्वीर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे बैठे हैं। कितना सम्मान मिल रहा है आप खुद देख और समझ सकते हैं। बहरहाल आगे जब बढ़ते हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये तो थे टीम मोदी में वो नेता जो शामिल किए गए, वो मंत्री, लेकिन बहुत से बड़े बड़े दिग्गज जो टीम में नहीं रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? टीम मोदी से आखिर क्यों हटे कई बड़े चेहरे? सबके जहन में सवाल है कि उनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और कुछ और नेता जिसमें सदानंद गौड़ा भी हैं। आखिर क्यों इन नेताओं को टीम मोदी से हटना पड़ा, ये आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे 5 बड़े चेहरों की। वो 5 बड़े चेहरे कौन से हैं उनकी बात करेंगे। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार था। इस विस्तार में पीएम मोदी ने कई बड़े फेरबदल किए। 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई और उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी और मंत्रियों ने अपना कामकाज संभालने के बाद फैसले लेने शुरू कर दिए। वहीं 12 मंत्रियों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन मंत्रियों को पीएम मोदी ने क्यों कंटिन्यू नहीं किया। इनमें सबसे पहला और बड़ा नाम है रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद बिहार से आते हैं, पटना साहिब से लोकसभा के सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद के पास कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। मोदी सरकार में वो कानून मंत्रालय के अलावा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी देखते थे, लेकिन अब उन्हें मंत्री नहीं बनाए रखा गया है। सभी के जहन में सवाल यह है कि रविशंकर प्रसाद अब मंत्री क्यों नहीं। सूत्रों के मुताबिक आईटी कानूनों पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रखने, ग्लोबल आईटी कंपनियों का सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने और कई फैसलों पर न्यायपालिका द्वारा भी सवाल उठाए जाने की वजह से नई कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है। अगला नाम है प्रकाश जावड़ेकर का। जी हां, प्रकाश जावड़ेकर जो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कामकाज देख रहे थे अब तक प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन अब वो भी मंत्रिमंडल में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय में कई विवादास्पद फैसले प्रवक्ता के तौर पर सरकार का पक्ष सही से नहीं रख पाने और उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से माना यह जा रहा है कि उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा तीसरा नाम है और चौंकाने वाला नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का। दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मोदी सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री थे, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाने और केजरीवाल समेत दूसरे विपक्षी दलों के आरोपों को सही से काउंटर नहीं कर पाने की वजह से उन्हें